नमस्कार दोस्तों। और सब कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई नियमित रूप से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम करेंगे एनटीपीसी की जो एग्जाम हुई थी 30 मार्च 2016 उसकी शिफ्ट 2 कॉल करेंगे। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है 12, 11, 18, 28, 19, 13, 19 और 18 इन अंकों की रेंज ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, रेंज का मतलब होता है जो संख्या दे रखी है उनमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या इन दोनों के बीच का अंतर को हम रेंज कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो संख्या दे रखी है इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखो सबसे बड़ी जब हमने देखा तो 28 है इनमें सबसे बड़ी संख्या। और जब हमने देखा सबसे छोटी संख्या कौन सी है तो सबसे छोटी संख्या हमने पाया यहाँ पर 11। तो 28 और 11 के बीच में जो अंतर है यानी कि 28 माइनस 11 बराबर 17। तो ऊपर जो संख्या दे रखे हैं उनकी रेंज क्या हो जाएगी? 17। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 17। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है 13, 14, 13, 12, 15, 21, 16, 18, 13 का रेंज, इनकी रेंज पूछी है और उसके बाद बहुलक पूछा है और माध्यिका पूछी है। तो हम अभी रेंज का पिछला प्रश्न बताया था। रेंज का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। बहुलक का मतलब होता है जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई होती है उसे हम बहुलक कहते हैं। और माध्यिका का मतलब होता है जो संख्या सबसे मध्य में हो, यानी कि आरोही या अवरोही क्रम में लिखने पर जो संख्या सबसे मध्य में आती है उसे हम माध्यिका कहते हैं। तो देखो सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें इन्हें क्रम में जमाना होगा, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटी बड़ी या फिर सबसे बड़ी छोटी इस टाइप से क्रम में। माध्यिका ज्ञात करने के लिए आरोही या अवरोही क्रम में जमाना होता है। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, यानी कि छोटी संख्या उसके बाद उससे बड़ी उसके बाद उससे बड़ी। और अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, यानी कि पहले सबसे बड़ी सबसे छोटी उससे छोटी उससे छोटी इस टाइप से, यानी क्रम में जमाएंगे तभी हम माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो आरोही क्रम में जमाते हैं यानी कि सबसे छोटी संख्या देखते हैं। सबसे छोटी संख्या यहाँ पर हमने देखा जो पाया हमारे पास है 12। क्या 12 से छोटा और कोई संख्या है? नहीं है, नहीं है। अब देखो 12 कितनी बार है? एक बार ये 12, तो हमने 12 को लिख दिया। उसके बाद 12 से जो बड़ी संख्या है वो है 13। 13 और 13 कितनी बार है? एक बार, दो बार, तीन बार। या तो हम यहाँ पर 13 लिख देंगे, एक, दो और तीन बार। उसके बाद 13 से बड़ी जो संख्या है वो है 14। 14 यहाँ पर कितनी बार है? 14 यहाँ पर एक बार है। हमने 14 लिख दिया। उसके बाद 14 से जो बड़ी संख्या है वो है 15। 15 भी एक बार है। उसके बाद 15 से जो बड़ी संख्या है 16 है। 16 भी एक बार है। 16 से जो बड़ी संख्या है 18 है। 18 भी एक बार है। और 18 से जो बड़ी संख्या है वो है 21, वो भी एक बार है। अब हम देख लेते हैं जैसे कोई अंक छूट तो नहीं गया। तो इन्हें काउंट करना होता है कि कितने अंक हमने लिख लिए उतने ही ऊपर दे रखी हैं क्या संख्या। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 संख्या हमने लिखी है, ऊपर भी 9 ही दे रखी है क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि कोई भी अंक हमारा छूटा नहीं है, हमने सही लिख लिया। अब देखो अब प्रश्न को हल करते हैं। रेंज का मतलब हमने बताया था पिछले प्रश्न में कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर रेंज कहलाता है। तो यहाँ पर हमने आरोही क्रम में जमा दिए इन्हें। तो आरोही क्रम में जो सबसे लास्ट में यानी कि सबसे बड़ी संख्या 21 है और सबसे छोटी संख्या क्या है? 12। तो 21 और 12 का जो अंतर है यानी कि 9, ये हो जाएगी हमारी रेंज। अब देखेंगे बहुलक। बहुलक ज्ञात करने के लिए जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई है वो बहुलक होगी। तो यहाँ पर देखो 12 एक बार है, 13 तीन बार है। सबसे ज्यादा बार जो संख्या आई है वो है 13, तो हमारा बहुलक हो जाएगा 13। ठीक है। इसके बाद हमें बताना है माध्यिका। तो माध्यिका जो संख्या सबसे मध्य में होगी वो माध्यिका कहलाती है। अब देखो मध्य में कौन सी संख्या आ रही है? टोटल ये संख्या 9 है। तो जो 5 नंबर पर जो होगी वो मध्य में आएगी, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5। 5 नंबर पर जो संख्या आ रही है वो 14 है। तो हमारी जो माध्यिका होगी वो होगी 14। ठीक है दोस्तों। अगर जैसे यहाँ पर ये
9 संख्या दे रखी है यहाँ पर इसमें तो प्रश्न में, अगर ये संख्या 10 होती है यानी कि एक संख्या और दे रखी होती है कोई भी, जैसे यहाँ पर 16 ही 2 बार दे रखा होता, तो 5 और 6 नंबर पर यानी कि जब जैसे यहाँ पर ये तो विषम संख्या है यानी कि संख्याओं का योग है वो विषम है, जैसे 9 है। अगर ये मान लो 10 होती, जैसे जैसे यहाँ पर एक संख्या और सम्मिलित होती कोई भी, 16 और होता मान लो यहाँ, तो 5 ये और 6 नंबर पर जो बीच में होती है 2 संख्या होती है, तो माध्यिका भी 2 हो जाती है हमारी, 14 और 15। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे पास रेंज 9 आई है, बहुलक 13 है और माध्यिका 14 आई है, तो ये किसमें 9 13 14 इसमें, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी न्यूनतम गति धारा की दिशा में 21 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विपरीत दिशा में उस आदमी की गति कितनी होगी। देखो दोस्तों, धारा की गति होती क्या है, जैसे यहाँ पर ये कोई नदी इधर बह रही है, ठीक है, ये कोई नदी ऐसे इधर बह रही है ये, ठीक है। अब ये जो नदी का बहाव है इसकी गति को हम धारा की गति बोलते हैं, यानी कि जैसे ये नदी इधर बह रही है, यानी कि मान लो ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा गति से बह रही है ये नदी। अब जैसे कोई नाव, ये इस पे नाव है मान लेते हैं हम, अगर ये नाव इधर बहेगी तो नाव की जो स्पीड है वो खुद की स्पीड प्लस धारा की स्पीड दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि धारा का वेग भी उधर की साइड है तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएंगी, यानी कि जब नाव और तेज बहने लग जाएगी। अगर ये नाव इधर बहती है यानी कि धारा की दिशा के विपरीत, तो क्या होगा, जितनी नाव की स्पीड है खुद की उसमें से 4 किलोमीटर और कम हो जाएगी, क्योंकि ये धारा इधर बह रही है और नाव इधर बह रही है, तो ये टकराएगी धारा नाव से, तो ये नाव की इतनी स्पीड कम करेगी जितनी धारा के वेग है, ठीक है। तो यानी कि जो दिशा में जो चाल होती है, यानी कि धारा नदी की दिशा में जो चाल होती है वो होती है नाव प्लस वेग, और जो विपरीत में जो चाल ये दिशा में होती है, अगर दोनों एक दिशा में बह रही हैं, अगर दोनों विपरीत दिशा में बह रही हैं एक दूसरे के, तो नाव की चाल हमेशा ज्यादा रहेगी और नाव माइनस धारा का वेग, ये विपरीत में चाल आएगी, ठीक है। अगर इन दोनों की चाल बराबर रहती है, यानी कि जैसे धारा की चाल 4 किलोमीटर है और नाव की चाल भी 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये नाव हमेशा यहीं पर खड़ी रहेगी, एक किधर भी नहीं जाएगी, क्योंकि नाव माइनस वेग आ जाएगा, नाव की चाल माइनस वेग, यानी कि 4 माइनस 4, तो ये हमेशा जो चाल रहेगी वो 0 हो जाएगी, वहीं खड़ी हो जाएगी। अब देखो प्रश्न करते हैं। अब प्रश्न में दे रखा है कि न्यूनतम गति धारा की दिशा में, यानी कि इधर इधर जो बह रही है वो नाव प्लस वेग, यानी कि नाव की गति प्लस धारा का वेग, धारा का वेग है वो है 21 किलोमीटर, ठीक है। अब हमें यहाँ प्रश्न में दे रखा है कि धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की गति ज्ञात करें, तो नाव की गति ज्ञात करेंगे, यहाँ पे धारा का रख देंगे 4 और ये 21, तो नाव की हमारे पास 4 इधर माइनस हो जाएगा, तो नाव की गति आ जाएगी अपने पास 17 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो, अब प्रश्न में पूछा है कि धारा के विपरीत दिशा में यदि नाव जाए तो उसकी गति क्या होगी। भाई नाव की सामान्य जल में चाल है 17 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर ये विपरीत दिशा में जाएगी धारा के, तो जो नाव के चाल है उसमें से धारा की वेग घट जाएगा, यानी ये विपरीत में जाएगी, तो इसमें से ये धारा अपना वेग कम कर देगी, यानी कि 17 माइनस 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि यहाँ पे नाव माइनस धारा का वेग, ये दो चीज आप ध्यान रख लीजिएगा। दिशा में जाएगी तो नाव की चाल प्लस धारा का वेग दोनों जुड़ेंगे, और विपरीत में जाएगी तो नाव की चाल में से धारा का वेग घट जाएगा, यानी कि नाव की चाल 17 थी हमारे पास और धारा का वेग 4 था हमारे पास, तो 17 माइनस 4 यानी कि 13 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। अगला देखते हैं। ये प्रश्न है, ये त्रिकोणमिति का प्रश्न है। तो देखो दोस्तों, टेन थीटा का मतलब होता है, अगर आपने पिछले प्रश्न पेपर नहीं पढ़े तो थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ और लेंथ में बताने की। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी कि
टेन थीटा बराबर दे रखा है 5/12। जब 5/12 दे रखा है इसका मतलब लंब का मतलब 5 है, आधार का मतलब 12 है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर और इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो 144 और 25 169 आएंगे और 169 का वर्गमूल 13 आ जाएगा। तो कर्ण अपने पास आ जाएगा 13। अब देखो प्रश्न को हल करते हैं। cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस tan थीटा इंटू cot थीटा। तो देखो cos थीटा का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। हम इसको यहाँ लिखेंगे, अब इसे हल कर रहे हैं। तो cos थीटा का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार अपने पास 12 है और कर्ण है 13 प्लस sin थीटा दे रखा है प्रश्न में। तो sin थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण यानी कि 5/13 प्लस। अब यहाँ पर एक चीज यदि हमें पता है कि tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी कि tan थीटा का मान 10 है तो cot थीटा का मान 1/10 होता है। और जब ये दोनों गुणा में है तो इनका गुणनफल 1 आएगा। चाहे तो ऐसे कर लो, चाहे यहाँ पर अगर नहीं समझ आ रहा है, ऐसे पता नहीं हो tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो यहाँ पर करके देखो। tan थीटा का मतलब होता है लंब बटे आधार यानी कि 5/12 और cot थीटा का मतलब होता है आधार बटे लंब यानी कि 12/5। अब देखो ये दोनों गुणा में है, यहाँ पर प्रश्न में भी ये गुणा में है, तो ये देखो एक कट जाएंगे, 12 से 12 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो अपने पास एक बच जाएगा यानी कि 12/13 प्लस 5/13 प्लस 1। जब कोई किसी भी संख्या के बटे में कोई संख्या नहीं हो तो हम एक लिख सकते हैं बटे में। लघुत्तम ले लिया 13, तो ये 12 प्लस 5 प्लस ये 13 आ जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 17 और 13 30, 30/13 हो जाएगा। तो इस जो समीकरण दे रखा है ऊपर उसका मान अपने पास 30/13 हो जाएगा उत्तर, यानी कि इसका मान 30/13 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो रेखाओं के समीकरण y बराबर x प्लस 22 और y बराबर 2x प्लस 10। देखो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न में y के बराबर x प्लस 22 दे रखा है और यहाँ पर y के बराबर 2x प्लस 10 दे रखा है, यानी कि ये जो दोनों मान है y के बराबर हैं, तो ये y के बराबर हैं तो ये दोनों मान भी बराबर होना चाहिए। भाई जब ये दोनों का मान ही y के बराबर है तो ये दोनों मान भी आपस में बराबर होना चाहिए, यानी कि x प्लस 22 बराबर 2x प्लस 10 होंगे, बराबर होंगे। अब देखो x को इधर ले जाएंगे हम तो ये x बच गया इधर, और जब 10 को इधर ले जाएंगे तो ये 10 माइनस का हो जाएगा, 22 में से 10 गया तो ये 12 आ जाएगा। तो x का मान अपने पास 12 आ गया। अब किसी भी समीकरण में यानी कि दोनों में से किसी भी समीकरण में यदि हम x का मान रखेंगे तो हमारे पास y का मान आ जाएगा। जैसे इसमें रखेंगे दूसरे नंबर वाले में, तो 2 गुणा में 12 प्लस 10 यानी x का मान हमने 12 रख दिया, 2x था ना वहाँ पर, तो 12 दूनी 24, 24 और 10 34। तो y का मान कितना आ गया अपने पास 34, तो हमारा उत्तर 34 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। जैसे ये ए और बी हैं, ये दोनों मिलकर 6 दिन में कर रहे हैं और ए अकेला उसे 12 दिन में कर रहा है। बी का पूछा है, ये बी है, इसका पूछा है कितने दिन में करेगा। जब दोनों का काम हमें पता है, दोनों मिलकर 6 दिन में कर रहे हैं और ए का भी पता है, तो दोनों में से यानी कि ए प्लस बी में से ए का घटा देंगे हम, तो बी का मान आ जाएगा। जैसे ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में करेंगे 1/6 इकाई, और ए अकेले एक दिन में करेगा 1/12 इकाई, 12 काम, ठीक है। तो अब देखो 12 लघुत्तम ले लिया, 2 माइनस 1 यानी कि ये आ जाएगा अपने पास 1/12। तो बी एक दिन में करेगा 1/12 काम यानी कि 1/12 भाग। तो कुल काम दिन ज्ञात करने के लिए इस मान को हम उल्टा कर देते हैं, यानी कि कुल काम में समय लगेगा 12/1 दिन यानी कि 12 दिन। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 12 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 बाढ़ग्रस्त राज्य ए बी सी वो 376 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता क्रम से 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात में दी जानी है। सी को कुल कितनी धनराशि है। ये 3 बाढ़ग्रस्त राज्य हैं, कोई 3 राज्य हैं ए बी और सी, इनमें बाढ़ आ गई, तो इनको राशि दी गई है ए और बी और सी को 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5।
जब संख्या अनुपात में और बटे में हो तो उनका हम लघुत्तम ले लेते हैं। चाहे तो सीधा भी कर सकते हैं हम यहाँ से जोड़ के, लेकिन सीधा करने में थोड़ी गुणा भाग करने में दिक्कत होगी, यानी कि गलती होने की संभावना रहती है, तो इसलिए हम लघुत्तम ले लेंगे। तो जब इनका लघुत्तम लिया तो ये लघुत्तम 3 चौक बार 5 60 आ गया, यहाँ पर 20 बार गया, और यहाँ पर ये बीच में अनुपात का चिन्ह है, ये 15 आ गया और ये 12 आ गया। जब संख्याओं के बीच अनुपात का चिन्ह हो तो लघुत्तम का यानी कि इसका कोई मीनिंग नहीं होता। ए बी सी का अनुपात आ गया 20 अनुपात 15 अनुपात 12। तो ए बी और सी के तीनों के अनुपातों का योग आ गया 20 और 15 35, 35 और 12 47। अनुपातों का योग 47 आ गया। अब यदि किसी भी राशि का मान पूछ रहा है कि कितनी राशि दी गई है, तो हमें उसके बटे यानी कि सी के पूछे तो सी का मान क्या है अनुपात में 12 बटे अनुपातों का योग यानी 47 गुणा में कुल राशि कर देंगे 376। अब देखो 47 का 376 में भाग दिया तो 856, 832 और 537, यानी कि ये 8 बार कट गया। तो 12 गुणा 8 करेंगे तो ये आ गया अपने पास 96 करोड़ रुपए, यानी कि सी को जो राशि दी गई है वो है 96 करोड़ रुपए। अगला देखते हैं। 12% की दर से साधारण ब्याज पर प्रत्येक 6 महीने के अंत में मूलधन में जोड़ी जाती है, तो ब्याज की वार्षिक प्रभावी दर कितनी होगी? भाई देखो, कोई दर है वो 12% है, ठीक है, और ये 6 महीने बाद मूलधन में जोड़ी जा रही है, तो ब्याज की दर का ये पूछा है। अब हमें पता नहीं मूलधन क्या है, हम मान लेते हैं ऐसे प्रश्नों में, मान लो मूलधन है वो 100 रुपए है, ठीक है, मूलधन बराबर 100 रुपए, ठीक है। अब देखो दर अपने पता है 12% दे रखा है, समय 1/2 महीने दे रखा है, तो 1/2 महीने का यानी कि 6 महीने का 1/6 महीने यानी कि 6 महीने का मतलब 1/2 वर्ष, ठीक है। तो 6 महीने का ब्याज ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, मूलधन गुणा यानी कि 100 गुणा मूलधन गुणा समय यानी कि 1/2 गुणा दर यानी कि 12 बटे में 100। तो हमारे पास ये जो 6 महीने का ब्याज आएगा वो 100 से 100 कट जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 6 रुपए पहले 6 महीने का, प्रथम 6 महीने का। अब द्वितीय 6 महीने में क्या कर रहा है वो, ये जो 6 रुपए ब्याज का है इसे मूलधन में जोड़ रहा है, यानी कि अब जो मूलधन हो गया अगले 6 महीने के लिए वो 106 रुपए हो गया। तो ब्याज ज्ञात करने के लिए मूलधन गुणा समय 1/2 वर्षीय गुणा में 12 बटे में 100। जब इसको हल करेंगे तो ये 6 बार और 106 गुणा 6 करेंगे तो ये 636 आ जाएगा, और 636 के बटे में 100 यानी कि 2 जीरो है, तो 2 संख्या छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, तो 6.36 रुपए ब्याज आ जाएगा दूसरे 6 महीने का। कुल जो ब्याज आया अपने पास वो आया 6 + 6.36 यानी कि 12.36 रुपए। अब अपने पास 100 रुपए का 12.36 रुपए ब्याज आया, तो जो कुल जो दर है एक्चुअल एक साल की वो 12.36% है, क्योंकि 12.36 है ये 100 का कितना प्रतिशत है यानी कि मूलधन भाई गुणा में 100, तो ये 12.36% है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x² + 17x + 72 बराबर 0, यदि ऐसे समीकरण दे रखा हो तो इस समीकरण में क्या करना होता है, यानी कि अगर क्रम चेंज है इनका, यानी कि दूसरे नंबर पर है और वो तीसरे पे दे रखा है, यानी कि ये क्रम चेंज है, तो हमें व्यवस्थित करना होता है, यानी कि हमें देखना होता है पहले जिस संख्या का घात 2 है यानी कि वो है क्या, फिर उसके घात नहीं है वो है क्या, फिर इसके बाद सामान्य संख्या है क्या, तो ये सही क्रम है, यही क्रम होना चाहिए। जैसे अब क्या देखते हैं इसके बाद, ये जो बीच वाली संख्या है इसका ऐसा टुकड़ा करते हैं ऐसा टुकड़ा करते हैं कि जोड़ने या घटाने पर, यानी कि इस संख्या का मान यही रहेगा जोड़ने या घटाने पर इसका टुकड़ा करने के बाद, लेकिन वो जो इसका टुकड़ा करेंगे उसका गुणनफल पहली और तीसरी संख्या के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, यानी कि जो 17x का हम टुकड़ा करेंगे वो उसके गुणनफल का मान पहली और तीसरी यानी कि 72x² आना चाहिए।
अब देखो 17x को हम लिख सकते हैं 9x प्लस 8x लिख सकते हैं, और इन दोनों को गुणा करने पर बेहतर एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो हमारे पास ये मान पता लगा 9x और 8x लिख सकते हैं। अब समीकरण को हल करते हैं। समीकरण को हल करेंगे एक्स स्क्वायर और 17x की जगह हम लिख देंगे 9x प्लस 8x, बेहतर को बेहतर लिख देंगे और बराबर में 0 है ही। अब देखो यहाँ x कॉमन ले लेंगे, यहाँ x प्लस 9 बच जाएगा। अब यहाँ इन दोनों में से भी ऐसी संख्या कॉमन लेंगे, पहले इन दोनों में से लिए, अब इन दोनों में से भी ऐसी संख्या कॉमन लेंगे कि यही मान आए अपने पास, तो यहाँ पर 8 कॉमन ले लेंगे प्लस का। जब 8 कॉमन ले लिया तो यहाँ x प्लस 9 बच गया और बराबर में 0। अब इसका मतलब है कि हमारे पास एक तो x प्लस 9 है और दूसरा जो मान है वो है x प्लस 8, और इन दोनों के बराबर में 0 है। जब हमें पता है x प्लस 9 बराबर 0 है तो x बराबर माइनस 9 हो जाएगा, और इसका भी बराबर 0 है, यानी कि x प्लस 8 बराबर भी 0 है, तो x बराबर माइनस 8 हो जाएगा, क्योंकि ये 8 इधर चल जाएगा राइट साइड, तो x का मान दोनों में आएंगे माइनस 9 और माइनस 8, तो हमारा उत्तर हो जाएगा -9 और -8, यानी कि दोनों सी में, तो हमारा उत्तर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। 3 जींस पतलून 1000 रुपए में बेची गए, इसमें से सेल में छूट के अनुसार एक पतलून मुफ्त दी गई है, तो छूट का मूल्य कितने प्रतिशत हो गया? भाई 3 जींस है, कुल जींस कितनी है? जींस है वो है 3, और ए खरीदी के यानी कि इसने बेची कितने में? विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य है 1000 रुपए। अब देखो इसमें से सेल में छूट के अनुसार एक पतलून, यानी कि ये एक पतलून है वो मुफ्त में दे दी, यानी कि ये जो 1000 रुपए में बेची है ये दो का ही मूल्य है, अंकित मूल्य, क्योंकि एक तो ये दुकानदार ने फ्री में दिया, यानी कि साथ में। तो देखो वास्तविकता ये है कि ये 1000 रुपए में उसने दो ही खरीदी हैं, एक पे तो उसे छूट में मिली है, तो जब दो वस्तु हैं उनका मूल्य 1000 है, तो एक का मूल्य कितना हो जाएगा? 1000 बटे 2, यानी कि 500। तो ये तीनों का मूल्य कितना हो जाएगा? तीनों का मूल्य था 500 गुणा में 3, यानी कि 1500 रुपए। ये जो अंकित मूल्य था तीनों का वो 1500 रुपए था। अब जब दुकान पर कोई व्यक्ति खरीदने गया तो उसने कहा कि भाई तुम दो जींस खरीद लो, मैं तुम्हें एक फ्री में दे दूंगा, यानी कि प्रत्येक जींस पे जो अंकित मूल्य था वो 500 रुपए था, और दुकानदार ने कहा है कि तुम 1000 रुपए दो, मैं तुम्हें 3 दे दूंगा, यानी कि 1500 जिन जिनसों पर अंकित मूल्य था वो 1000 रुपए में उसने बेचे हैं, और खरीदार ने 1000 रुपए में खरीदे हैं, यानी कि 1500 पे उसे छूट मिली है 500 की। तो छूट का प्रतिशत है 500 बटे 1500 गुणा में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 से 15 3 बार कटे, 100 बटे 3 यानी कि 33, सही 1 बटे 3%, यानी कि 33.33%, हमारा उत्तर डी आ जाएगा। देखो दोस्तों ये जो छूट मिलती है हमेशा ये अंकित मूल्य पर मिलती है, इसलिए हमने नीचे बटे में 1500 करा था, क्योंकि उसे जो छूट मिली थी 500 रुपए की मिली थी, और वो मिली थी 1500 पे, 1000 पे नहीं मिली, उसे अंकित मूल्य पर छूट मिली। 1000 में तो उसने किसी व्यक्ति ने खरीदा है, छूट मिलती है वो अंकित मूल्य पर मिलती है, ध्यान रखने की बात है। ठीक है दोस्तों, अगला यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 यूनिट है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? देखो दोस्तों समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी कि √3/4 गुणा में भुजा का स्क्वायर, भुजा का वर्ग। तो हमें पता है भुजा 4 है, तो √3/4 गुणा में भुजा 2 बार कर देंगे, 4 गुणा में 4, इस 4 से इस 4 कट जाएगा और हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा 4√3। तो 4√3 किसमें उत्तर है? बी में। अगला देखते हैं। ये सूत्र आप लिख लीजिएगा और याद रखिएगा। 55 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है,
यदि अर्जित लाभ 10% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इसका मतलब है कि जितने रुपए में 55 वस्तु खरीदी है उसमें x वस्तु बेच दी है, तो लाभ कितना हो गया? 10%। हमने मान लिया कि प्रत्येक वस्तु 1 रुपए में खरीदी है, जैसे प्रत्येक वस्तु 1 रुपए में खरीदी तो 55 वस्तु उसने खरीदी थी 55 रुपए में। 55 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो हो जाएगा 55 रुपए। ठीक है, अब ये कोई एक्स कोई वस्तु है, ठीक है, वो बेच दी है, यानी कि एक्स वस्तु बेची है उन्होंने, और एक्स वस्तु कितने रुपए में बेची है? 55 रुपए में। तो उसे लाभ कितना हो रहा है? 10%। यानी कि ये जो 55 रुपए है वो क्रय मूल्य का, इन वस्तुओं के क्रय मूल्य का 110% है। तो यानी कि 100% ज्ञात करने के लिए 110 बटे में 110 कर देंगे, गुणा में 100 कर देंगे, तो ये 11 से 55 5 बार कट जाएगा, 5 दही 50। यानी कि ये जो एक्स वस्तु है ये 50 रुपए में खरीदी उसने। तो हमें पता है कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य हमने 1 मान लिया, तो 50 वस्तु इसने कितने रुपए में खरीदी? 50 रुपए में। अगर यहाँ पूछता कि ये कितनी एक्स वस्तु कितनी है, तो हम बता देते 50 वस्तु, और ये वस्तु कितने में खरीदी तो भी हम बता देते 50 रुपए में, क्योंकि यहाँ हम मान रहे हैं। तो कितनी वस्तु हो जाएंगी? एक्स 50। फिर से बता रहा हूँ, ये जो 55 वस्तु हैं ये जो खरीदी उतने रुपए में एक्स वस्तु बेच रहा है। अब हमने मान लिया प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो ये जो 55 वस्तु है ये 55 रुपए में खरीदी, और इतने रुपए में यानी कि 55 रुपए में इन वस्तुओं को बेच रहा है। जब इन वस्तुओं को बेच रहा है एक्स वस्तुओं को, तो उसे 10% लाभ हो रहा है, यानी कि क्रय मूल्य का 110% है इन वस्तुओं के 55। तो हमारे पास आ जाएगा क्रय मूल्य, इन वस्तुओं की संख्या 50। अगला देखते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम 78 है, इन संख्याओं का अनुपात 2:3 है, इनका योगफल ज्ञात कीजिए। जब कोई राशि जैसे अनुपात में दे रखी है 2:3, हम उसे लिख सकते हैं, वो संख्या 2x और 3x है। 2x और 3x का जब लघुत्तम निकालेंगे तो 6x आ जाएगा, और प्रश्न में दिया है कि लघुत्तम बराबर 78 है, यानी कि 6x बराबर 78 है, तो x का मान अपने पास आ जाएगा 6 कम 6 और 6 3 18, यानी कि x बराबर 13, यानी कि इन संख्याओं में x का मान 13 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो संख्याओं का योग पूछा है, यानी कि x का मान हम 13 रखने पर ये संख्या हो जाएंगी 13 दूनी 26 और 13 3 39, यानी कि 26 और 39 का जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा 9 6 15 2 3 5 और 1 6, यानी कि इन संख्याओं का योगफल हो जाएगा 65। अगला देखते हैं। 30 पुरुष एक काम को 80 दिन में कर सकते हैं, 20 पुरुष उसी काम के 2 गुने काम को कितने दिन में करेंगे? देखो दोस्तों, जब यहाँ समय या काम वाला प्रश्न होता है तो उसे MDH यानी कि मेल मजदूर गुणा दिन गुणा घंटे बटे ये काम करते हैं, यानी कि कितने काम है। तो यहाँ आप इस नियम से करा कर, यदि कोई संख्या दे रखी हो, जैसे यहाँ पर 30 पुरुष हैं तो 30 गुणा दिन 80 है, घंटे नहीं दे रखे तो हम नहीं लिखेंगे, और यहाँ पर करेंगे एक काम। अब ये बराबर पूछ रहा है कि उसी काम को 20 पुरुष कितने दिन में, यानी कि डे पूछा है, और ये जो काम है 2 गुना है, क्योंकि उसी काम के 2 गुने काम के, तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब ये देखो 2 से 20 10 बार कट गया, और इस 10 से ये 80 8 बार कट गया, 30 गुणा में 8, यानी कि इधर 240 बच गया, इधर डी बच गया, यानी ये जो दिनों की संख्या है वो 240 आ जाएगी। तो हमारा उत्तर 240 हो जाएगा। वृत्त ए और बी दोनों की त्रिज्या 4 यूनिट है, यदि पी ए पर स्थित है तथा बिंदु क्यों बी पर स्थित है, तो दोनों वृत्त एक दूसरे के ठीक एक बिंदु पर स्पर्श करते हैं, तो पी क्यू की अधिकतम लंबाई क्या है? ये कोई दो वृत्त हैं, ये कोई दो वृत्त हैं, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये दोनों की त्रिज्या बराबर है, यानी कि 4 सेंटीमीटर है इन दोनों की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या 4 यूनिट है, इसकी भी 4 इसकी भी 8। अब ये कह रहा है कि पी ए पर कोई बिंदु है, और क्यों ये कोई ए वृत्त मान लिया, ये बी मान लिया हमने। अब यहाँ पर प्रश्न दिया है कि पी कोई बिंदु है ए पर, और क्यू बिंदु है वो बी पर है, तो पी और क्यू के बीच की अधिकतम दूरी क्या होगी? जब कोई दो वृत्त एक दूसरे को टच कर रहे हैं
तो उनके बीच यदि अधिकतम ऐसे कोई पॉइंट लगा रखा है तो अधिकतम दूरी होगी वो व्यास की सीध में होगी इन दोनों के। तो पी और क्यू के इसके देखो, इसका कुल व्यास एक 8 हो जाएगा और इसका कुल व्यास 8 हो जाएगा। तो दोनों का कुल व्यास 8 + 8 16। तो इनके बीच की अधिकतम दूरी 16 होगी। ये अधिकतम दूरी है। अगर इसमें कुछ बदलाव करता है यानी कि कम दूरी करता है इनके बीच में पी और क्यू की, तो पी और क्यू को हम कहीं दूसरी जगह लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर पी और क्यू की अधिकतम दूरी पूछी है यानी कि अधिकतम दूरी क्या हो सकती है, इसलिए हमने दोनों को व्यास के कॉर्नरों पे रखा है। हमारा उत्तर 16 आ जाएगा। अगला देखते हैं। एक ट्रेन 72 किलोमीटर घंटे की चाल से चलती है, 15 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है। तो देखो, जब चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है तो उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। तो 72 गुणा 5/18 यानी कि जब इसको हल करेंगे तो 1872 4 गुणा 5 20 मीटर प्रति सेकंड ये चाल आ गई। अब ये कह रहा है 15 सेकंड में कितनी तय करेगी, जब हमें पता है 1 सेकंड में 20 मीटर करेगी तो 15 सेकंड में 20 गुणा में 15 यानी कि 300 मीटर की दूरी तय करेगी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 300 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिया गया पाई चार्ट एक पुस्तकालय में पुस्तकों के वर्ग को दर्शाता है। चार्ट का विचार करते हुए इस पर आधारित सवालों का जवाब दीजिए। ये कोई वृत्त चार्ट दे रखा है, इसमें ये सब्जेक्ट दे रखे हैं कॉमिक 15%, फिक्शन ये 35%, नॉन फिक्शन 30%, टेक्निकल 5%, ये इस टाइप से ये प्रतिशत दे रखे हैं। अब इसमें से प्रश्न पूछा है, इसमें से प्रश्न पूछा है कि गैर कथा साहित्य खंड से संबंधित कोण कितना है, यानी कि हमें देखना है नॉन फिक्शन कितने प्रतिशत दे रखा है। अब यहाँ पर हमें देखो नॉन फिक्शन दे रखा है 30%, ये दे रखा है 30%। देखो ये जो व्रत में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रतिशत में या डिग्री में पूछे जाते हैं। जब प्रतिशत में पूछे जाए तो इस पूरे व्रत का मान 100% होता है और डिग्री में पूछा जाए तो इस पूरे व्रत का मान 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पर प्रतिशत में पूछा है, प्रतिशत में पूछा है कि नॉन फिक्शन फंक्शन का जो नॉन फिक्शन जो मान है इसका 30% है। तो 30% का मतलब कुल का है, पूरे का मान 100 है और इसका 30 है। तो ये मान होगा नॉन फिक्शन का 3/10 हो जाएगा। अब ये डिग्री में पूछा है तो डिग्री में याद करने के लिए पूरे व्रत का मान 360 डिग्री है तो इसका मान 3/10 है यानी कि 360 का 3/10 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 0 0 कट जाएगी तो 36 गुणा 3 करेंगे तो 108 डिग्री आ जाएगा। यानी कि हमारे पास जो इस गैर साहित्य का जो मान आएगा वो 108 डिग्री आएगा, क्योंकि ये 30% है। तो 30% का मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं 30/100। और कुल व्रत का मान 360 डिग्री होता है, इसलिए हमने 30/100 गुणा में 360 कर दिया। तो इसका कोण आ गया अपने पास। अगला देखते हैं। पुस्तकालय की कुल पुस्तक यदि हास्य कॉमिक की 375 पुस्तकें हैं तो पत्रिका की कितनी होगी। अब देखो हमें कॉमिक की दे रखी है 375 और पत्रिका की पूछी है। तो चित्र को देखते हैं। देखो कॉमिक की अपने पास कॉमिक कहाँ है, कॉमिक ये रहा, ये कितना प्रतिशत है, कॉमिक है 15%। तो जो 15% दे रखा है और जनरल की पूछी है यानी कि 15% का मान अपने पास दे रखा है 375 और जनरल ये है 10% का पूछा है। तो 1% का मान ज्ञात करने के लिए 375/15 और 10 ज्ञात करने के लिए गुणा में 10 कर देंगे 10। तो देखो 15 दूना 30 और ये 7 हो गया, 15 5 75 यानी कि 25 बार कट गया। 25 गुणा में 10 करेंगे तो ये 250 आ गया। यानी कि ये जो जर्नल की बुक है वो 250 होंगी। अब यहाँ पर देखो 250, ठीक है। अगला देखते हैं। यहाँ पर पूछा है तकनीकी की पुस्तकें तथा कथा साहित्य की पुस्तकों से कितने प्रतिशत कम है। तकनीकी की पुस्तकें हैं वो कथा साहित्य से कितनी प्रतिशत कम है। हम यहाँ पर देखेंगे तकनीकी की पुस्तकें 5% और कथा साहित्य के यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर देखो कथा साहित्य कहाँ पर दिख रहा है, ये कॉमिक है फिक्शन नॉन फिक्शन। तो यहाँ पर कथा साहित्य ये है, चित्र में दिख नहीं रहा है थोड़ा।
कथा साहित्य, हाँ कथा साहित्य की ये रही 35%। कथा साहित्य की यहाँ पर हो जाएंगे 35%। अब ये कह रहा है प्रश्न में अपने पास कि तकनीकी की पुस्तकें हैं वो कथा साहित्य की पुस्तकों से कितने प्रतिशत कम है। भाई तकनीकी की अपने पास है 5% और कथा साहित्य की है 35%। तो देखो भाई हमने जब चित्र देखा तो हमें पता लगा कि तकनीकी की जो पुस्तकें हैं वो 5% हैं और कथा साहित्य की जो पुस्तकें हैं वो है 35%। अब ये पूछा है कितने कम है तकनीकी की, तो 35 में से 5 घटा देंगे 30 कम है। अब देखो प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत किस पे पूछा है, कथा साहित्य पे, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर भाई तकनीकी की पुस्तकें हैं वो कथा साहित्य से कितने प्रतिशत कम है, जब कथा साहित्य से तुलना करिए, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर 35 में से 5 घटा देंगे। 35 में से जब 5 घटाए तो अपने पास आ गया 30 और ये जो 30 कम है ये कथा साहित्य से तुलना करिए, इसलिए बटे में 35 करेंगे, गुणा में 100 कर देंगे तो अपने पास आ गया 3000 बटे 35। या चाहे तो हम छोटा कर लेते हैं और 5 से 7 काट लेंगे, ये 20 हो गया, यानी कि 20 गुणा में 30 कर लेंगे तो 600 बटे 7%। जब हम इसको हल करेंगे तो 7 8 56 और 4 बच गए, फिर यहाँ 7 पतो 35, 35 यहाँ पॉइंट लग गया और यहाँ 7 7 49, यानी कि 85.7 के आसपास है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा डी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 21 तथा 28 का लघुत्तम समाप्त ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों दो या दो से अधिक संख्याओं का जब हमें लघुत्तम ज्ञात करना होता है तो हमें ऐसा लिखना चाहिए 18 21 और 28 और यहाँ पर पहली संख्या क्या है 12। अब देखो इनमें ऐसी संख्या ढूंढते हैं कि कम से कम इन संख्याओं में से एक संख्या में भाग जा रहा हो, उसका भाग देते हैं हम। जैसे 2 है, 2 में 12 में दिया 6 बार, 18 में दिया 9 बार, 21 में नहीं गया, इसमें 14 बार गया। फिर देखो 2 का देंगे तो यहाँ पर देखो 3 बार चला गया, यहाँ नहीं गया, यहाँ नहीं गया, यहाँ 7 बार चला गया। फिर 3 का देंगे, देखो तो यहाँ पर 3 बार चला, इसमें 3 का 3 में दिया तो 1 बार चला गया। एक लिखे या नहीं लिखे भागफल कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। तो यहाँ 3 21 में दिया तो 7 बार गए, 7 बार गया। फिर यहाँ 3 का दिया तो नीचे 7 और 7 बच गए। फिर 7 का दिया तो यहाँ एक एक बच गया, एक को हम लिखे या नहीं लिखे। अब देखो इनका गुणनफल ही लघुत्तम होता है। 2 2 4 4 12 12 36 और 36 गुणा में 7 करेंगे तो 252। तो इनका लघुत्तम क्या आ जाएगा 252। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो z का मान क्या है। देखो दोस्तों जब कोई दो रेखा ऐसे क्रॉस काटती है तो इनके बीच में ये जो कोण बनता है ये आमने सामने कोण बराबर होता है, यानी कि ये कोण बराबर होगा और ये कोण भी बराबर होंगे, ये दोनों कोण बराबर होंगे और ये दोनों कोण। तो इसका मतलब ये रेखाएं आपस में काट रही है तो ये आमने सामने कोण बराबर होंगे, तो ये 82 डिग्री हो जाएगा, यहाँ ये 35 डिग्री हो जाएगा। हमें पता है ये त्रिभुज बन रहा है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और इन दो कोणों का योग क्या हो गया 35 और 82, 35 और 82 का योग हो गया, जोड़ लेंगे 5 और 2 7 8 3 11 117। हमें पता है दो कोणों का योग 117 हो गया, तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो तीनों में से 2 का घटा देंगे तो तीसरे कोण का मान अपने पास आ जाएगा, यानी कि 10 में 7 गया 3 और 7 में से 1 गया तो 6, यानी कि इस कोण का मान आएगा वो 63 डिग्री आएगा। हमने बताया कि जब दो रेखा आपस में काटती है तो ये कोण और ये कोण और ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये 63 डिग्री है, तो इसका मतलब ये जेड भी 63 डिग्री का ही होगा, तो हमारा उत्तर जाएगा सी। अगला देखते हैं। एक खुदरा व्यापारी 2 दर्जन आम खरीदे और 1.5 दर्जन आम 2 दर्जन के क्रय की दर से बेच दिए, यानी कि इस व्यक्ति ने 24 आम खरीदे। 2 दर्जन का मतलब 24, एक दर्जन में 12 आम होते हैं और 1.5 दर्जन का मतलब होता है 12 गुणा 3/2 यानी कि 18 आम। 24 आम खरीदे थे और जितने रुपए में 24 आम खरीदे थे उतने रुपए में 18 आम उसने क्या कर दिए बेच दिए। तो उसको लाभ या हानि बताएं, लाभ बताएं।
तो हमने मान लिया कि उसने प्रत्येक आम 1 रुपए में खरीदा था, तो 24 आम उसने खरीदे थे, 24 आमों का क्रय मूल्य हो जाएगा 24 रुपए। अब इसमें प्रश्न में दे रखा है कि ये जो 24 आम है, इनका एक क्रम मूल्य यानी कि 24 रुपए है, उतने में इसने 18 आम बेच दिए। तो 18 आम इसने खरीदे कितने में थे? हमने माना है कि प्रत्येक आम उसने 1 रुपए में खरीदा, तो 18 आमों का क्रय मूल्य हो जाएगा 18 रुपए। और जबकि 18 आम उसने बेच कितने में दिए? 24 रुपए में। तो लाभ कितना हो गया? 24 माइनस 18 यानी कि 6 रुपए का जो लाभ हो गया। और ये जो लाभ हुआ है ये 18 रुपए पे हुआ है, क्योंकि उसने 18 ही बेचे हैं, शेष 6 तो अभी उसके पास बचे हुए हैं। तो ये जो लाभ हुआ है ये 6 रुपए का 18 आमों पर हुआ है। तो 6/18 गुणा में 100 यानी कि 100/3 यानी कि 33 से 1/3 बराबर 33.33% लाभ हो गया उसे। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विस्तार करें। विस्तार करें, देखो सी माइनस, ये कोष्टक के अंदर दे रखा है C-3 का घात 3 कोष्टक बंद। तो देखो दोस्तों यहाँ पर ये देखो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा a माइनस बी का होल क्यूब। तो ये एक सूत्र था a3 माइनस b3 माइनस 3ab कोष्टक a माइनस बी, ये आपने सूत्र पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा। अब इसी सूत्र को क्या है यहाँ पर थोड़ा खोल दिया है, देखो कैसे खोला है। a3 माइनस माइनस में इसने पहले क्या कर दिया, ये वाली संख्याओं को कोष्टक हल कर दिया, यानी कि 3a स्क्वायर b कर दिया। फिर उसके बाद क्या करा, 3ab को b से गुणा करा है, तो प्लस 3ab स्क्वायर कर दिया। और यहाँ पर सबसे बाद में लिख दिया माइनस b3। ऐसे भी इसे लिख सकते हैं। तो देखो c का मतलब हमने a मान लिया, 3 का मतलब हमने b मान लिया, तो c की घात 3 और देखो ए बी का मतलब 3c और a का स्क्वायर यानी कि c का स्क्वायर, और ये हमारे पास आ गया c का स्क्वायर, और 3 गुणा में b क्या है 3, तो 3 3 9, और ये बीच में माइनस का चिन्ह है। तो c की घात 3 माइनस 9c स्क्वायर, ये तो b c d 4 ऑप्शन हमारा है। उसके बाद देखेंगे प्लस, तो 3 गुणा में a क्या माना है हमारे पास c है, और b क्या माना है हमने 3, तो 3 का वर्ग 9, तो तीसरे नंबर पर आ जाएगा हमारे पास 27c, यानी इसे लिख लेंगे c की घात 3 माइनस 9c स्क्वायर प्लस 27c, और b को हमने माना था -3 और -3 का इसने वर्ग कर दिया, तो ये आ जाएगा -27। तो ये हमारे पास आ गया। अब ये देखो किस में आया है, ये देखो c की घात 3 माइनस 9c स्क्वायर प्लस 27c माइनस 27, ये अपना सी ऑप्शन मारा है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ये क्या है, सूत्र हमने पहले भी पढ़े हुए a माइनस बी का होल क्यूब, लेकिन इसको थोड़ा इसने ऐसे खोल रखा है, इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अभाज्य संख्या में 2 से ज्यादा भाजक होते हैं, केवल खुद और 1 से विभाजित होती है, इसका कोई भाजक नहीं होता, धनात्मक पूर्णांक नहीं होती है। देखो दोस्तों, एक अभाज्य संख्या केवल एक यानी कि संख्या एक और उसी संख्या स्वयं से विभाजित होती है, यानी कि खुद से और 1 से विभाजित होती है, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो ये उत्तर गलत है, इसका बी ऑप्शन सही है। एक अभाज्य संख्या स्वयं से और 1 से विभाजित होती है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि दोस्तों कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत।